हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। यहाँ आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, शब्द विचार। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। इसमें आपने 52 वर्णों के बारे में डिटेल में पढ़ा। शब्दों के आपने यहाँ पर आज हमने भेद करने हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो जैसा कि बेटा आपने कल की क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, वर्णों के बारे में आपने पढ़ा। उससे पहले आपका हिंदी भाषा में हिंदी भाषा, लिपि और व्याकरण आपने पढ़ा। तो व्याकरण के हमने आपको 3 विभाग बताए थे, जिसमें आपका पहला था वर्ण विचार। पहला आपका वर्ण विचार था, ठीक है, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आपका शब्द विचार आएगा, जो हम आज पढ़ रहे हैं शब्द के बारे में। तो देखिए, वर्णों से मिलकर अभी इसमें वर्ण विच्छेद भी हम करेंगे, जो हमारा छूट गया था यहीं पर हम बताएंगे। जब हम शब्दों को तोड़ेंगे तो वर्णों में उसे तोड़ेंगे, तो यहीं पर हम उसको कवर कर लेंगे। तो वर्ण शब्द विचार के बाद आप वाक्य विचार पढ़ेंगे कि वाक्य किस प्रकार से बनता है। तो 3 चीजें यदि आपने पढ़ ली कि किस प्रकार से वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को शुद्ध रूप से आप कैसे लिखते हैं, उनके बारे में आपने जाना। फिर वर्णों से मिलकर के आपके शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य और वाक्य से आपके भाषा बनती है। तो आज की क्लास में हम शब्द के बारे में जानेंगे। तो शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मेल से बनने वाले। लेकिन वर्ण के मेल कैसा होता है, सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, बस, भेड़िया और खरबूजा, 3 शब्द दिए गए हैं। तो ये जब आपने इसको पढ़ा तो आपको इनके पढ़ने में इनका अर्थ समझ में आता है कि इनके कुछ न कुछ अर्थ हैं। और ये जो शब्द बने हुए हैं ये अलग अलग ध्वनियों या अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे जो आपका बस है, अब जैसे हमने वर्ण विचार में वर्ण विच्छेद नहीं किया था, तो देखिए जब आपका बस शब्द है तो बस शब्द, क्योंकि वर्ण को विच्छेद आप कब करोगे, जब आप शब्द सीखोगे, शब्दों के बाद ही तो आप वर्णों को विच्छेदित करोगे, ठीक है। तो बस से 2 शब्दों से, 2 वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें ब और स है। लेकिन जो ये ब है ये स्वर सहित है, इस ब में स्वर है, इसमें स्वर है। और जब आप इस स्वर को अलग करते हैं तो ये आपका स्वर रहित व्यंजन है और अ आपने अलग किया। यानी कि हर व्यंजन में अ की ध्वनि या अ का वर्ण या अ की जो है वर्ण उसमें जुड़ा रहता है, अ की ध्वनि उसमें मिली होती है, तभी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार सौ में भी अ का स्वर है, तो हमने इन्हें अलग अलग तोड़ दिया। तो ये आपका वर्ण विच्छेद इस तरह से किया जाता है। जैसे भेड़िया शब्द है, तो भेड़िया में भ, जब आपने इसे भ, इससे आपने ए को अलग किया, स्वर को अलग किया, तो भ में हलंत लग जाएगा, ठीक है। फिर ड़ है, ड़ में आपने स्वर अलग किया, ए की मात्रा अलग कर दी, तो ये ड़ आपका स्वर रहित हो जाएगा, जिसमें हलंत लगता है, ठीक है। और आपने जब व्यंजनों के बारे में पढ़ा था, व्यंजनों के बारे में पढ़ा था कि हर व्यंजन में अ की ध्वनि जुड़ी होती है। यदि आपको मात्रा नहीं दिखती है तो अ ध्वनि जुड़ी होती है। लेकिन अगर से मात्रा हो तो मात्रा किस तरह से जुड़ती है, जैसे क है, हमने क्या कहा था, क में यदि आप आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, का। यानी कि स्वर आपका मूल मात्रा में मूल रूप से न जुड़ करके उसमें स्वर की मात्रा जुड़ती है, ठीक है, उसमें स्वर की मात्रा जुड़ती है। खरबूजा, तो ख धन अ, र धन अ, ब धन उ। देखिए, ख में अ की मात्रा है, र में भी अ का स्वर है, ब में ओ का स्वर है, उ का स्वर है, सॉरी। इसके बाद ज में आपका आ का स्वर है। तो अलग अलग यहाँ पर वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, यानी कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर भेड़िया शब्द है, जो आपका भेड़िया शब्द है, तो भेड़िया में आपने भे को पहले रखा, ड़ को रि को बाद में रखा और या को पहले रखा। तो ये जो है एक सार्थक क्रम था, तो एक नया शब्द बना जिसका अपना अर्थ आता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी वर्ण को कहीं पर भी रख दिया, ऐसा करने से आपका शब्द नहीं भी बन सकता है ना। तो जब आप सार्थक मेल करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, शब्द बनेगा। खरबूजा, तो खरबूजा, ख में अ का स्वर था, र का स्वर था, इस तरह से आपने यहाँ पर इनका वर्णों को विच्छेदित किया। उपयुक्त सभी
उपर्युक्त सभी सार्थक शब्द समूह हैं। यदि हम इन वर्णों को इधर उधर कर दें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अतः वर्णों के सही योग से शब्द बनते हैं। वर्णों के सही योग से शब्द बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो आप इतना लिखेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, आपने वर्णों के भी भेद किए थे। भेद का मतलब उसको अलग अलग, देखो शब्द तो सभी हैं, वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनेंगे, लेकिन शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आधारों पर इनको बांटा गया है ना। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक उदाहरण से समझाया था कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं उसमें जो बच्चा, या फिर आप आगे, आपको जो है अलग अलग जब पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, जब आप प्रेयर करते हैं सुबह, तो आपसे जो है छोटे बच्चों को आगे, जिसकी हाइट जो है छोटी होती है, उनको आगे रखा जाता है, और ऐसे कर इसी क्रम में जो सबसे लंबा बच्चा होगा, जो सबसे जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, उसको सबसे पीछे खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो उनकी लंबाई के आधार पर उनको भेद किया जाता है, उनको रखा जाता है। इसी प्रकार से शब्द तो हैं, लेकिन शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से, उनकी उत्पत्ति के आधार पर शब्द अलग हैं, बनावट के आधार पर कि किसकी बनावट कैसी है, वो कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, प्रयोग के आधार पर। इसी तरह यहाँ पर 3 प्रकार से, 3 आधारों में शब्दों के भेद किए गए हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हुए हैं, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद हुए हैं, और प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद हुए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या क्या हुए हैं? उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद हैं। तो 4 भेद किए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। 4 भेद मतलब कि कोई शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, इस आधार पर शब्दों के 4 भेद हुए हैं। सबसे पहला भेद है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, जब भाषा आई होगी तो कहीं ना कहीं से शब्दों को लिया गया होगा, या हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तो जब हिंदी भाषा प्रयोग में आई तब उसमें कुछ संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया, तो वो आपके तत्सम शब्द, तत्सम जैसे थे वैसे, तो जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जा रहे थे वैसे ही इनको हिंदी में भी प्रयोग किया गया, इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कई बार कर्ण लिखा रहता है, कान को कर्ण लिखा रहता है, दधी, दही को दधी लिख देते हैं, और दूध को दुग्ध लिख देते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, अर्थात जैसे ये संस्कृत भाषा में होते हैं ऐसे ही हिंदी भाषा में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, चलिएगा लिखेंगे शब्दों के भेद। हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। किस किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कि किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, दूसरा बनावट के आधार पर कि शब्द की बनावट कैसी है, और प्रयोग के आधार पर। चलिएगा लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पुनः शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। किसके? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। चलिए, तो यहाँ हम तत्सम शब्दों की बात कर रहे हैं। तो आपकी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है बेटा संस्कृत। तो जब हिंदी भाषा प्रयोग में आई तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों को क्या किया गया? ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया, तो वे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कर्ण, दधी, दुग्ध आदि।
तो ये सभी शब्द आपके हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के ही ये भी शब्द हैं, लेकिन वे शब्द जिनमें कुछ बदलाव किया जाता है, यानी कि जब हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया गया तो ये कुछ बदले हुए रूप में आए, ज्यों के त्यों। जैसे तत्सम शब्द में तो हमने क्या किया, जैसे वो संस्कृत में थे ऐसे ही उनको हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा में भी उनका ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। कई बार आप देखते होंगे दधी, ठीक है, कर्ण, दुग्ध, ऐसा लिखा जाता है हिंदी भाषा में भी। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को, संस्कृत भाषा के ही ये शब्द होंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा बदला हुआ रूप होगा, यानी कि उसमें परिवर्तन करके उनको हिंदी में प्रयोग किया जाए, तो वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर हैं जिनको आप लिखेंगे। ध्यान देना है, तत्सम और तद्भव दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन तद्भव शब्दों में बदलाव किया जाता है, तब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तत्सम शब्दों में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कुछ तत्सम शब्द हैं और उन्हीं का तद्भव यानी बदला हुआ रूप है। जैसे पहला है आपके पास सूर्य। सूर्य ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसे ज्यों का त्यों आपने देखा होगा, जब आपने हिंदी पढ़ा तो वहां कई बार आप सूर्य देखते हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये हिंदी नहीं है। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और सूर्य को सूरज कहा गया। आप हिंदी भाषा में जब भी आप पढ़ते हैं तो स्वर्ण आपको देखने को मिलता है, जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये स्वर्ण शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि तद्भव बदला हुआ रूप है इसका सोना। दधी तद्भव तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है दही। हस्त यानी हाथ, यानी कि हाथ इसका तद्भव रूप है। ग्राम तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन गांव तद्भव शब्द है। रात्रि संस्कृत भाषा का शब्द रात। दंत तत्सम, दांत तद्भव। मुख तत्सम, मुंह तद्भव। घोटक तत्सम, घोड़ा तद्भव। सर्प संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका बदला हुआ रूप है सांप। आम्र तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है और आम इसका तद्भव रूप है। दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। मयूर तत्सम शब्द है, मोर तद्भव शब्द है। घृत तत्सम शब्द है और घी तद्भव शब्द है। कर्ण तत्सम और कान आपका तद्भव शब्द है, यानी इसी में परिवर्तन करके उसे बाद में कान भी हम लिखते हैं। सत्य सच दोनों शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, लेकिन एक शब्द तत्सम है और दूसरा तद्भव है। अग्नि तत्सम शब्द, आग तद्भव। चंद्र तत्सम और चांद तद्भव। अनेक प्रकार के अन्य भी शब्द हैं, तो कुछ शब्द आप लिख लीजिएगा तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद देशज शब्द आते हैं। तो देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। आप जानते हैं हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में जो क्षेत्रीय भाषा है, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाएं यानी आम बोलचाल की भाषाएं बोली जाती है। पूरे देश में हिंदी तो नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन क्षेत्रीय भाषाओं से भी कुछ शब्द आ करके हिंदी भाषा
में घुल मिल गए हैं, अर्थात हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द वो कहलाते हैं। जैसे कुटिया, डिबिया, थैला, पगड़ी आदि शब्द ये हमारे देशज शब्द हैं जिनको हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं और हैं ये हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। ठीक है। इसके बाद कुछ विदेशी शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विदेश से आने वाली भाषा के शब्द। तो जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी में घुल मिल गए हों, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, रुमाल, अलमारी, ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं। इनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है ज्यों का त्यों। अब डॉक्टर जो है आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है डॉक्टर। ठीक है, तो अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो वो अलग शब्द हो जाएगा। तो ये जो है हिंदी भाषा में ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो हमने यहाँ उत्पत्ति के आधार पर 4 भेदों को यहाँ पर पढ़ा, जिसमें तत्सम शब्दों की हमने बात की। जब हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों आकर के घुल मिल जाते हैं या ज्यों का त्यों उनका प्रयोग किया जाता है तो वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जब संस्कृत भाषा के ही वे शब्द जब हिंदी भाषा में आकर थोड़ा सा उनमें परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी यानी कि जो विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी में घुल मिल गए हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये थे आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर। अब दूसरा आधार है शब्दों का बनावट के आधार पर। इस शब्दों की बनावट कैसी है? आधार का मतलब कि शब्दों की बनावट कैसी है, किस प्रकार की बनावट है शब्दों की, है ना। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ 3 प्रकार के ये होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, लिख लेंगे। बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं या शब्दों के 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के शब्दों के यहाँ पर 3 भेद हो गए। अब रूढ़ शब्द क्या होगा? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, रूढ़। ठीक है, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, बस, कार, नाव, दाल आदि। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो इसे कर सकते हो, घर को तो आप ऐसे लिख सकते हो, घ धन अ धन र धन अ। बच्चों ये आपने वर्णों में इसको तोड़ दिया है, ध्वनियों में तोड़ दिया। टुकड़े का अर्थ अन्य शब्दों में। ठीक है, यहाँ उसे वर्ण में तो आप कर तोड़ सकते हैं लेकिन शब्दों में नहीं तोड़ सकता है। और जैसे ही आप इसे तोड़ना शुरू करेंगे तो ये शब्द ही नहीं रहेगा, ये वर्णों में टूटना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आपने घर को तोड़ा तो वर्ण में टूट गया, शब्द तो है ही नहीं। बस हो गया, कार हो गया। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, अन्य शब्दों में ना, यहाँ पर एक थोड़ा सा और लिखेंगे आप कि जिन शब्दों के अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि अन्य शब्दों में टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर है, बस है, कार है, नाव है, दाल है आदि जो है
ये आपके रूढ़ शब्द हैं। अब आप समझ गए, जिनको आगे और आप शब्दों में नहीं तोड़ सकते हैं तो वे आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो रूढ़ शब्द के बाद है आपका यौगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन कैसे टुकड़े? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं। जब कोई शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बना होगा तो पुनः आप उन दोनों सार्थक शब्दों में उसे तोड़ भी पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिनके सभी टुकड़े के अर्थ होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए पाठशाला, तो पाठ को अलग करेंगे तो पाठ हो गया और शाला हो गया, दोनों ही आपके सार्थक शब्द हैं। तो यहाँ हमने पाठशाला को अलग अलग तोड़ा और दोनों के अपने सार्थक शब्द अर्थ हैं। जैसे आपका था रेलगाड़ी, तो आप रेल को अलग कर देंगे और गाड़ी को अलग कर देंगे, दोनों ही अपने आप में एक शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रसोई घर है, तो रसोई को आप अलग कर देंगे और प्लस इसमें घर कर देंगे, दो भागों में से तोड़ देंगे, दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। इसी तरह से नील को अलग कर दें तो नील अलग हो गया और कमल अलग हो गया। तो ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने थे, इसलिए हमने इन्हें पुनः उन्हीं सार्थक शब्दों में तोड़ दिया। तो इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, ये यौगिक होते हैं, इनको यौगिक कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर योग रूढ़ शब्द आता है। यौगिक मत लिखे यहाँ पर। योग रूढ़, ये तीसरा शब्द आपका क्या है? योग रूढ़। अब यहाँ पर दो चीजें आई हैं, योग भी आया है और रूढ़ भी आया है, यानी कि ये यौगिक भी हैं रूढ़ भी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? योग रूढ़ यानी कि दोनों ही जो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं ना, दो भेद दो प्रकार, उन्हीं का ये मिक्स रूप है, उन्हीं का ये जो है एक तरह से जो है मिलान है। योग भी है रूढ़ भी है, योग रूढ़ यानी कि ये दो शब्दों के मेल से भी बने हैं, इनको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये रूढ़ भी है। तो ऐसा क्या हो गया इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यानी कि यौगिक हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात वे शब्द यौगिक तो हैं लेकिन जब उनका विशेष अर्थ निकाला जाता है तो वे आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वे आपके क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए दशानन, तो दशानन को आप तोड़ सकते हो, किस तरह से तोड़ेंगे? 10, 10 का अर्थ 10 होता है, गिनती का 10, और आनन का अर्थ होता है मुख। तो यहाँ पर तो ये यौगिक हो गया क्योंकि दो शब्दों के, दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ ये शब्द हो गया। लेकिन 10 आनन वाला विशेष अर्थ इसका क्या है? दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। और रावण बेटा यहाँ पर आपका रूढ़ हो जाएगा, रावण आपका रूढ़ हो जाएगा, ये तो रूढ़ हो गया विशेष अर्थ में। लेकिन जब हम बात कर रहे थे दशानन की, तो दशानन तो टूटा है, 10 आनन, 10 धन आनन, 10 मुख वाला है ना। तो 10 मुख किसके थे? रावण के थे। इसी प्रकार पंकज, पंकज को आप तोड़ सकते हैं, पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज का अर्थ होता है जन्म, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। और कमल क्या हो गया यहाँ? विशेष रूढ़, विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया कमल। ठीक है। तो यहाँ हमने आपको यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में बताया। तो आज की क्लास में बेटा हमने शब्द विचार पर बात की है। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। शब्द को आप जो है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि
जिनका अपना कोई अर्थ होता है। शब्दों के तीन भेद, तो तीन आधारों पर यहाँ पर आपने भेद किए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के चार भेद हैं, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग यानी किए जाते हैं, यानी बिना किसी परिवर्तन के ही इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे कर्ण, दधि, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ही वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कान, दही, दूध, ये आपके तद्भव शब्द हो गए। यहाँ हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की बात की। तो तत्सम शब्द जैसे आपका सूर्य हो गया, तो सूरज इसका तद्भव यानी बदला हुआ रूप है। इसी प्रकार से इन चार्ट के सभी शब्दों को आप लिखेंगे। देशज शब्द तो हमारे देश में उत्पन्न शब्द, यानी हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उन सामान्य बोलचाल की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की कुछ शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, इनको देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विदेशों की भाषाओं से आकर हिंदी में आकर के घुल मिल गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, रुमाल, अलमारी आदि, थैला, पगड़ी आदि। इसी प्रकार बनावट के आधार पर भी आपने यहाँ पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द पढ़े हैं। तीन यहाँ पर प्रकार पढ़े हैं। रूढ़ शब्द जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, योग रूढ़ जिनके आप टुकड़े करोगे तो आपको सार्थक शब्द मिलेंगे, यानी कि जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वो यौगिक होते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ में वो क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दशानन को तोड़ा, दस धन आनन, ठीक है। तो 10 का अर्थ 10 होता है, गिनती का 10, और आनन का अर्थ होता है मुख। और विशेष अर्थ में दशानन यानी कि रावण के लिए कहा गया है, रावण यहाँ पर रूढ़ हो गया है, इसलिए इनको योग रूढ़ कहा जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने शब्द विचार पर बात की, और यहाँ हमने शब्दों के भेद किए हैं तीन आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर हम प्रयोग के आधार पर, और बनावट के आधार पर। हम यहाँ पर इसके तीन भेद पढ़ेंगे, जिसमें आप दो आधारों पर इसके भेद पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं, और बनावट के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।